कहां पर पैसे लगाने के मौके बन रहे हैं, सब पर बातचीत करने के लिए इनोवेस्ट पीएमएस के पार्टनर एंड हेड रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, स्वागत है आपका सिमी से आवाज पर। ऑफ कोर्स एक सरप्राइज सेशन में हम कारोबार कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। पता नहीं आप लोगों का वैसे प्लान था, आज एक्टिव है ऑफिस या नहीं? नहीं, आज एक्टिव है जी ऑफिस। आज एक्टिव है तो कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं, कंसिडरिंग अब यहाँ से हम एक्चुअली पीक रिजल्ट सीजन में उतर ही चुके हैं, कुछ बैंकों के नंबर्स आए, आईटी कंपनियों का ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने पेश है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को इस समय? हर्षदा जी, हम बहुत ही क्लियर था पिछले 2 साल से कि ये गोल्ड इकोनॉमी रन है। मेरी आपकी पहले भी बात हुई है, उसमें भी मैंने ये चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि हमें मार्केट के ओवरऑल ब्रॉड रन्स जो हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम 2008 से 2020 की जो रैली आई थी उसमें देखें तो इट वाज अ क्वालिटी रन विच इज़ मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड लार्ज कैप। और ये हमारा जो बाजार है ये लार्ज ओल्ड इकोनॉमी न्यू इकोनॉमी में साइकिल्स में ट्रांसलेट करता रहता है। करंटली हम एक ओल्ड इकोनॉमी रन से जा रहे हैं और एक ओल्ड इकोनॉमी रन में 2 ही तरह के थीम्स चलती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स चलेंगे या आपकी केपेक्स थीम चलेगी। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स के चलने के लिए आपको ग्लोबल ग्रोथ चाहिए और ग्लोबल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल चाहिए, जो कि इस बार दोनों ही नहीं थे। उसका एक लेग अब ठीक होने जा रहा है। और दूसरी चीज आ सकती है केपेक्स। फॉर्चुनेटली इंडिया में इस बार केपेक्स के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए होती हैं वो सारी ही इंटैक्ट थी। आपके पास जीएसटी था जिसने गवर्नमेंट के खजाने थे वो भरे, एक गवर्नमेंट थी जिसकी नीयत गवर्नमेंट है जिसकी नीयत था इंफ्रास्ट्रक्चर पे और केपेक्स पे स्पेंड करने की। 19.5% ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर से जब आप एक इलेक्शन ईयर के बजट में जाते हैं तो आपकी नीयत समझ आ जाती है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बार बार फोकस करते हैं अमृत काल, वो एक्चुअली उस तरफ वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी ऑन द ग्राउंड। हमें ग्राउंड पे दिख रहा है ये सब काम होते हुए। सो वी वर वेरी क्लियर कि हमें केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स में ही जाना है और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी तो उन सेक्टर्स में जाना है जो ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते, जैसे रियल एस्टेट और ऑटोज। और केपेक्स सेक्टर्स तो आपको पता ही है जिनमें हम 1 साल से हैं। सो दैट आर डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, और इनको सब फाइनेंस करने वाले हमारे पीएसयू बैंक्स। मैं इनफैक्ट बैंकों पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने एचडीएफसी बैंक का हादसा देखा और वो हादसा ही था जिस तरह से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। कोटक ने नंबर्स डिसेंट परफॉर्मेंस प्रेजेंट किए हैं, कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ जिससे किसी तरह का एक्सीडेंट आप कॉल आउट करें। इंडसइंड बैंक नतीजे पेश कर चुका है, इसके सामने पीएसयू बैंक्स वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या भरोसा है कि पीएसयू बैंकों में एसेट क्वालिटी स्थिर रहेगी या इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी? और इस समय जो सबसे ज्यादा कंसर्न मार्केट का है मार्जिन्स को लेकर, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? ओके मैम, सो हम इसको ऐसे देखते हैं कि मार्केट ऑलवेज एक रिलेटिव ग्रोथ, द टर्म इज रिलेटिव ग्रोथ या रिलेटिव चेंज को रिवॉर्ड करता है। अगर हम पिछले 10 साल में देखें, ये पिछले 10 साल क्वालिटी लेंडर्स के थे, जो कि जिनको हम रिटेल लेंडर्स भी बोलते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और आप देखिए तो इनकी जो प्राइस टू बुक है और इनकी जो वैल्यूएशंस हैं पिछले 10 साल में वर्ल्ड में किसी बैंकिंग स्टॉक्स की इतनी वैल्यूएशन नहीं है जितनी एचडीएफसी और कोटक को मिलती थी, स्पेशली कोटक को, जो 6 साढ़े 6 प्राइस टू बुक पे ट्रेड होने लग गया था। तो अब जिसने भी पिछले 10 साल में अच्छी लेंडिंग करी है, आप है तो अल्टीमेटली लेंडर ही ना। आप रिटेल लेंडिंग कर रहे हो तो पिछले 10 साल में आपने लेंडिंग करी, आपकी क्वालिटी ऑफ लेंडिंग बढ़ी है, पर अगले 10 साल में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी। ऑन द अदर हैंड, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं पिछले 10 साल में दे वर अंडर ट्रेमेंडस प्रॉब्लम। वी बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली न्यू कंपनीज। अगर आप इनके भाव देखिए, इनके चार्ट्स देखिए, इनका बैलेंस शीट देखिए, ये तो क्या कहते हैं, वो एक जो ईगल एशेस से रिकवर होता है। सो इनका तो बिल्कुल हमें यही लगता है कि दे आर टोटली न्यू कंपनीज विद न्यू लॉज। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लॉज आ चुके हैं, तो चीजें पहले से बेटर हो रही हैं और ग्राउंड पे। और जिन सेक्टर्स को ये लेंड करते हैं स्पेशली टुवर्ड्स केपेक्स एंड अदर ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स, अब वो सेक्टर्स भी ठीक हो गए। हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एचडीएफसी और कोटक जितनी क्वालिटी लेंडिंग करेंगे, बट हाँ, इनकी वैल्यूएशंस आज जहां खड़ी हैं वर्सेस जो इनकी वैल्यूएशंस होनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी अगले 3-4 साल 5 साल लगा के अपनी बुक्स बनाएंगे और फिर एसेट प्रॉब्लम तो आएगी, पर हमें 20 साल का इनमें होराइजन नहीं लेना है, हमें इनमें होराइजन लेना है अगले 2 से 3 साल का। स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक, क्या रीसेंट करेक्शन में आप लोगों ने खरीदा या खरीदने की इच्छा है? हम एचडीएफसी बैंक अगले 3 साल के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, 3 साल आपको लगेंगे एक्चुअल नंबर्स में बेहतरी आने में और वो मर्ज्ड एंटिटी को स्ट्रांग बनने में?
नहीं मैम, मैं ये नहीं कहता कि एचडीएफसी बैंक में कोई प्रॉब्लम है या मर्ज एंटिटी स्ट्रांग नहीं है। दे आर द क्वालिटी लेंडर्स दैट वी सी आउट देयर इन इंडिया, और ऐसा बैंक शायद इंडिया में और दूसरा बने भी ना। बट द प्रॉब्लम इज हम भी एज अ पीएमएस हम भी रिलेटिव ग्रोथ को चेस करते हैं कि अभी हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन क्या है। हमें आज भी लगता है कि जो हमारी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है वो केपेक्स की तरफ है, और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं जैसे रियल एस्टेट और ऑटोज उधर है। केपेक्स साइकिल में लेकिन प्ले करने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं गर्ज साहब, तो टॉप प्रायोरिटी में क्या आता है? आधे कंपनीज लाइक एल&टी जहां पर वो स्केल देखने को मिलेगा जब वो बड़े ऑर्डर्स हाथ लगेंगे, या फिर एंसिलरी प्लेयर्स, सीमेंट स्टील मैन्युफैक्चरर्स, उनमें मौके कैसे कैसे प्ले कर रहे हैं आप इस पॉकेट को? मैम इस टाइम तो टोटल हमारा एक रूल है जिसको हम बोलते हैं कि जो मार्केट्स हैं वो फ्यूचर को डिस्काउंट करती हैं, और बायसेस हैं अगर आपके कोई एक ओवरऑल कलेक्टिव बायस बन जाती है अगर, तो उसको पनिश करती है। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अगेंस्ट इतनी ज्यादा बड़ी स्टॉक मार्केट में बायस बनी हुई थी कि जिसको अब मार्केट पनिश कर रही है। स्टॉक वो कंपनियों को ऐसे कंसिडर करा गया था कि दैट दे आर, आई वुड यूज द वर्ड लाइक अनटचेबल है, दे आर नॉट इन्वेस्टेबल्स, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, दे आर फॉर पब्लिक गुड। So currently we are very very gung-ho on the PSUs as we have been in the last 1 year. हमें अभी भी लगता है कि कुछ कंपनीज जैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए, 3, 3.5, 4 प्राइस टू अर्निंग्स पे मिल रही हैं आपको, पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ यहाँ से ये चल सकती हैं। या अगर कुछ कंपनीज हैं जैसे वी हैव बीन होल्डिंग RVNL फ्रॉम 50 रुपीज, वी हैव बीन होल्डिंग all these companies from very November 2022 was the last time that we did a particular change in our portfolio, and we've been holding the same companies since then. So हम PSUs पे और केपेक्स पे ही मैं अगेन कहूंगा कि ज्यादा बुलिश है। हाँ, L&T, CG पावर, ये सब बहुत अच्छे काउंटर्स हैं इन फील्ड्स में। आपने इनफैक्ट ऑटोमोबाइल भी मेंशन किया, और ऑटो स्पेस एक ऐसा पॉकेट है जहां पर ज्यादा कुछ रिटर्न्स बने ही नहीं पिछले साल में कंपेयर टू दी अदर मल्टी बैगर्स। किस पर ज्यादा आप बेट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? टू व्हीलर्स किस पे? 4 व्हीलर्स, बोथ द इंडियन जायंट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। और मारुति का क्या होगा? कम अगेन? मारुति में क्या होगा आगे? You're not as confident? No, ma'am, we are not as confident on Maruti because we believe that they are not able to, on ground situation ऐसी है कि they are not able to live up with the customer trend, and जो हम आज का फोकस देख रहे हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स की तरफ जा रहा है। और हमने ऑन ग्राउंड रिसर्च में हमारी ये आया है कि प्रोडक्ट्स भी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसिंग भी दोनों महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स के ही बेटर हैं। वहां पर ऑफ कोर्स और ज्यादा बेहतर प्लेस यही दोनों कंपनियां रहेंगी अगर आप ईवी पर्सपेक्टिव से भी देखें। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर इस समय आपका स्टांस क्या रहेगा? क्योंकि ज्यादातर नंबर्स हमने देख लिए हैं, बस टेक महिंद्रा बाकी और कुछ फिर मिड कैप कंपनियां आएंगी, लेकिन अभी भी कमेंट्री इतनी बुलिश नहीं हुई है। कुछ सिग्नल्स आए हैं कि परहैप्स टाइड टर्न होगी। अब से पैसा डालना शुरू करेंगे या फिर आप एक और क्वार्टर का इंतजार कर रहे हैं? मैम अगेन, नो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट 2 years। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का डाउन टर्न खत्म हो गया है। टेक्नोलॉजी इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन व्हाट द यूएस फेड सेज। जो यूएस फेड कहती है उस पर बहुत डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी। एंड एज नाउ दे आर सेइंग कि हमारी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, बट ग्लोबल ग्रोथ अभी रिवाइव नहीं हुई है। जैसे जैसे ग्लोबल ग्रोथ रिवाइव होगी, टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी एक रिवाइवल देखना जाएगा। तो हमें लगता है कि हाँ, स्टिल वेटिंग रिलेटिव हमें चेंज और रिलेटिव ग्रोथ कुछ और सेक्टर्स में ज्यादा दिख रही है। हमारे लिए समय निकालने के लिए आपसे फिर आगे जल्द बातचीत होगी। तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स वहां पर होते हुए। अच्छा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जिक्र